हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इग्नू BPI 102 यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ साक्षी कामरा जी को, जिन्होंने कमेंट करा और अपने व्यूज़ मेरे तक लेके आई और कहा कि मैं आगे भी ये लेक्चर्स लेके आऊँ। थैंक यू साक्षी, आप जैसे लोगों की वजह से सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट को देख के बहुत खुशी होती है। आपने तो बस एक मैसेज किया था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि कोई इस तरीके से लिखे मेरे लिए। थैंक यू। और ये जो वीडियो है मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। थैंक यू साक्षी कामरा। एंड देखिए, और बाकी सारे लोग आप भी देखिए। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो आओ अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने मौर्यास के बारे में देखा और गुप्ता के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मुगल्स के बारे में कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या विशेषता हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। तो आइए देखते हैं। The Mughals upheld the earlier tradition in political and administrative matters. तो पहले जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चल रहा था उनको मुगल्स ने आगे बढ़ाया, पर अपने तरीके में। The Mughal emperor was perfect autocrat and the administration was centralized. ये ऑटोक्रेसी है, ठीक है, यहाँ पर ऑटोक्रेसी आएगा। इस PDF में ना काफ़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग में, बट मैं आपको बताती जाऊँगी और समझाती जाऊँगी। तो आपको मेरी बात सुननी है। क्यों? क्योंकि आप ये पूरा सोचें कि आप ये रट के जाएं और वहाँ एग्जाम में इग्नू के लिखें, तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को नहीं लगता। और वैसे भी इग्नू वाले स्टूडेंट एक रात या 2 रात 4 रात 1 महीने पढ़ने वाले होते हैं, साल भर हम नहीं पढ़ाई करते। अब ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। और ये BPI 102 मेरा सब्जेक्ट भी रहा है इग्नू में। तो मैं अपना बता रही हूँ आपको कि सिर्फ आप मैटर समझिए। वेदर अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन या हिंदी में दे रही हूँ ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस बात को समझिए कि बात क्या थी और फिर आप लिख देना अपने हिसाब से पेपर में। चलिए अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं। ऑटोक्रेट वो इंसान होता है जिस एक आदमी की, अगर मान लो सरकार के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की चल रही है, उसी की चल रही है पूरे राज्य में, तो वो एक ऑटोक्रेट है, क्योंकि सारी पावर उसी के हाथ में है। और जब ऐसा आदमी शासन करे, उसकी शासन करने लगे एक ऑटोक्रेट, तो जो जिस प्रकार की सरकार होगी या जो शासन होगा उसको हम ऑटोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। द किंग सिंबलाइज द स्टेट एंड वॉज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ ऑल पावर्स एंड एजेंसीज। अब देखो यहाँ ऑटोक्रेट क्यों कहा था, मैंने आपको बताया ऑटोक्रेट वो इंसान है जो एक ही आदमी के पास सारी पावर्स हैं। और मुगल्स के टाइम पे भी यही था कि एक ही आदमी था जो सुप्रीम पावर था, और वो कौन था? राजा, किंग। The king symbolized the state and was the source and center of all powers. इस बात पे ध्यान दो। किंग अपने आप को ही सब कुछ मान के चलता था कि जो कुछ हूँ मैं वही हूँ, मैं ही खजाना हूँ पावर्स का और सारे सोर्सेस का, मैं ही सेंटर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। The Mughals did succeed in building up a monolithic administration. तो मुगल्स किस में सक्सीड हो गए, किस चीज़ में सक्सीड हो गए कि उन्होंने एक मोनोलिथिक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। अब आई थिंक आप में से बहुत लोगों को ना पता हो कि ये मोनोलिथिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। डोंट वरी, सुनिए अच्छे से। आपको मोनो का मतलब पता है? मोनो अगर किसी भी शब्द के आगे लग जाता है, इट मीन्स वन। यहाँ मोनोलिथिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। तो आपको तो पता ही है, मुगल्स ने अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, और यह पावर किसके हाथ में होती थी? किसी एक आदमी के हाथ में, जो कि उस टाइम पे राजा बना हुआ है, जो कि रूलर है। दैट इज़ वाई हमने बोला था कि उन्होंने एक मोनोलिथिक यानी बहुत बड़ा साम्राज्य फैला लिया था अपना, ठीक है। When compared to Mauryas, the Mughals moved in the direction of greater centralization. अगर हम बात करें मौर्यास की, हमने चंद्रगुप्त, अशोका, इन लोगों के बारे में जो भी समझा, अगर हम कंपेयर करें इन मौर्यास से, तो जो मुगल्स हैं ना, इनका झुकाव किस तरफ था? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अलग अलग प्रोविंसेस को, या जैसे मान लो अभी क्या है, सेंटर में बीजेपी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज हैं, कहीं बीजेपी भी है, जैसे MP में बीजेपी है, शिवराज सिंह चौहान और आदित्य योगी,
जो भी है वो यूपी में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस भी है, दिल्ली में आप है, मतलब ऐसी चीज़ें आपने देखी है ना, अलग अलग पार्टीज हैं। तो अभी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है इस टाइम पे करंट सिचुएशन में, यानी स्टेट्स के पास भी अपनी एक पावर है। भले सेंटर एक बड़ी पावर है लेकिन स्टेट की भी अपनी पावर है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मुगल्स, जो इनके पहले ज़माने में क्या है, स्टेट्स के लिए प्रोविंस वर्ड यूज़ किया गया है। तो मुगल्स ने जो छोटी छोटी प्रोविंस बना रखी थी, जो इनके अंदर आती थी, उनको ज़्यादा पावर्स नहीं, या फिर कहो बिल्कुल ही पावर नहीं दे रखी है, सेंट्रलाइजेशन कर रखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटर में पावर दे रखी है मुगल्स ने। They did not pay much attention to social services of health and welfare as also morals, which were areas of special concern for Mauryan kings। और वैसे देखो कुछ थे, जैसे अकबर वगैरह के बारे में है कि वो इनटॉलरेंट था, लेकिन जनरली अगर बात करी जाए, जनरली बात करी जा रही है, तो ये लोग ज़्यादा सोशल वेलफेयर वर्क नहीं करते थे, नैतिक काम इतने नहीं थे इनके। बट मुगल्स हैड एन एफिशिएंट सिविल सर्विस। लेकिन जो मुगल्स की क्या एक अच्छाई थी, जो अच्छा फीचर है उनके अंदर का, कि इनकी जो सिविल सर्विसेज थी ये काफ़ी एफिशिएंट थी, काफ़ी अच्छी थी। दे रिकॉग्नाइज्ड मेरिट एंड एक्सेप्टेड हिंदू इंटेलिजेंशिया इन द हायर सिविल सर्विस। तो ये क्या करते थे, मेरिट बेस पे लेते थे। मेरिट मतलब आपकी डिग्री वाली मेरिट नहीं, क्वालिटीज़ को देखते थे। और आपको तो पता ही है कि अकबर के राज में कितने सारे हिंदू लोग थे जिनको मनसबदारी की पोजीशन मिलेगी। आगे अगर ये वर्ड आएगा ना मनसबदारी, तो हम वहाँ भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ये पोस्ट दी जाती थी, हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं कर रहा था वो। और अगर है किसी में इतनी नॉलेज है, या फिर जिस पोस्ट के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं उतनी वो कैपेबल है, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी हो, अकबर अपॉइंट कर लेता था। और हमने देखा है कि बहुत सारे हिंदू बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो खामी थी वो क्या था, दैट इट वाज लैंड बेस्ड। क्या था, लैंड बेस्ड था, जमीन के ऊपर था। It means it was mainly concerned with revenue functions and was highly urbanized institution। जो ये लोग थे मुगल्स, ज़्यादातर ज़मीन पे इनका फोकस था, ज़मीन पे रेवेन्यू आता था वहाँ से। मेन कंसर्न क्या था इनका, रेवेन्यू फंक्शन, मतलब टैक्स कलेक्शन, जिससे ये अपना खजाना भरते थे, है ना। उस खजाने से देखो इनकी लग्जरी वाली लाइफ तो जीते ही थे, लेकिन आर्मी के लिए भी तो खजाने की ज़रूरत है ना। आर्मी आप रखोगे तो उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका मेन जो इनके काम करने का तरीका क्या था, वो हाईली अर्बनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, है ना। थोड़ा शहरीकरण की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। अब ये तो नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन हुआ है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल में देखा था, वो एक एक करके देखेंगे। किंग का क्या रोल है, ब्यूरोक्रेसी का क्या रूल है, ठीक है, तो बने रहिएगा। अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ द किंग को। तो अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ किंग, वन बाय वन एक एक चीज़ को देखेंगे। तो पहले अब हम देखेंगे रोल ऑफ किंग। किंग का क्या रोल है यहाँ पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पर्सनलाइज्ड, है ना, हर चीज़ पर्सनलाइज्ड कर दी गई है, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी पर्सनलाइज्ड कर दिया गया है, जो कि राजा के ही इर्द गिर्द घूमेगा। पर्सनली राजा एडमिनिस्ट्रेशन को भी टैकल करेगा। इट हैज़ एक्चुअली बीन डिस्क्राइब्ड एज पैटर्नलिस्टिक। इसको क्या बोला गया है कि हम सुटेबली इसे बोल सकते हैं, एप्टली मीन्स सुटेबली, क्या बोल सकते हैं, पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक, तो पैटर्नल वर्ड फादर के लिए यूज़ किया जाता है। तो लगभग ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में आपके फादर मुखिया टाइप होते हैं, वैसे ही यहाँ पूरे एम्पायर में राजा मुखिया है, एज अ फादर है, ठीक है। द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रिवॉल्व अराउंड द किंग हु वॉज व्यूड एज अ फादर फिगर और अ डेस्पॉट बाय हिज पीपल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये राजा है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, राजा के, है ना। और राजा को लोग कैसा देखते हैं, एज अ फादर फिगर, प्रजा के लिए एक पिता के समान है राजा, ठीक है। और प्रजा क्या है, बच्चे हैं। और थोड़ा अगर नेगेटिव सेंस में आता है डेस्पॉट, डेस्पॉट मीन्स आप तानाशाह कह सकते हो, है ना। तो तानाशाह की तरह समझ लो, मतलब मर्जी किसकी चलनी है, अल्टीमेटली राजा की।
मोस्ट ऑफ द टाइम किंग वॉज सीन एज अ बेनोवलेंट डेस्पॉट। अब देखो बेनोवलेंट डेस्पॉट, डेस्पॉट अगर अकेला लिखा हो वैसे तो उसके अंदर नेगेटिव सेंस आता है, जैसे तानाशाह, और तानाशाह तो थोड़ा नेगेटिव है ना, कि वो तो बड़ी अपनी तानाशाही दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस है। यहाँ लिखा है बेनोवलेंट डेस्पॉट, मतलब पॉजिटिव सेंस में डेस्पॉट है, कि ज़्यादातर क्या देखा गया है कि तानाशाही करते थे लेकिन अपने जो प्रजा है उसकी वेलफेयर के लिए, उसके फ़ायदे के लिए करते थे, वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। The theory upheld was that of the absolute monarchy based on the divine right to rule। अब मोनार्की आप समझते हो, ऐसी सरकार जहाँ पर राजा की चलती है, और अभी करंट में इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है। डेमोक्रेसी जहाँ पर कॉमन पीपल इलेक्ट चुनते हैं अपनी सरकार को, और जहाँ पर राजा वाजा होते हैं वहाँ पर मोनार्की बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, राजा को डिवाइन राइट होता है शासन करने का, रूल करने का। द किंग वॉज एवरीथिंग टू हिज पीपल, ही वॉज अ सोर्स ऑफ ऑल ऑथोरिटी एंड फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर राजा का किरदार बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा भी किसी भी चीज़ का नहीं होता है एट प्रेजेंट, लेकिन उस टाइम पे राजा ही सब कुछ था उसकी प्रजा के लिए। कोई भी अथॉरिटी हो तो सबसे ऊपर का जो सोर्स है वो राजा होता था। चाहे जस्टिस हो, जैसे अभी क्या है कि जस्टिस के लिए हमने अलग बना रखा है, हमारी जुडिशरी अलग है, पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर हमारा अलग है, एग्जीक्यूटिव्स हमारे अलग हैं। लेकिन पहले क्या था, सब कुछ राजा ही था, राजा ही पॉलिसी बनाएगा और राजा ही जस्टिस कर देगा, सब कुछ राजा करता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। जैसा कि हमने कहा, आप ना इन दो पॉइंट को तो रट लो और ये एग्जाम में ज़रूर लिख के आना कि मुगल्स के टाइम पे जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था। प्रोविंसेस को, बाकियों को ताकत नहीं दी गई थी, ज़्यादा उन्होंने क्या कर लिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। सिर्फ राजा के हाथ में पावर होती थी और पर्सनलाइज कर दिया था। पर्सनल तो समझते हो ना, खुद से जुड़ी चीज़ें, हर चीज़ खुद ही करनी है, हर चीज़ का मालिक खुद ही बनना है। एवरीथिंग देयरफॉर डिपेंडेड ऑन द कैरेक्टर एंड पर्सन ऑफ द किंग। अब देखो, अगर हर चीज़ सेंट्रलाइज्ड है, सिर्फ राजा से ही जुड़ी है, और राजा ही सारे जो भी है जो अधिकार हैं या जो भी पावर्स या जो भी करना है अपनी प्रजा के लिए, सिर्फ राजा ही डिसाइड कर सकता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है राजा के कैरेक्टर पे। अगर राजा अच्छा हुआ तो प्रजा तरक्की पर हो जाएगी, और राजा बुरा हुआ तो फिर प्रजा का क्या होगा, क्योंकि यहाँ राजा को ज्ञान देने वाला तो कोई और है नहीं ना। उसने क्या कर रखा है, सेंट्रलाइज्ड कर रखा है, सब कुछ पर्सनलाइज्ड कर रखा है, तो और कोई तो ज्ञान देगा नहीं उसे। हेंस when Aurangzeb showed himself as a religious bigot and indulged in religious persecution of his worst kind while indulging in endless wars in south, central authority weakened, efficiency suffered and administration collapsed। औरंगजेब में क्या हुआ था कि जब औरंगजेब क्या बन गया, एक बायगॉट समझते हो, कट्टरपंथी। जो कट्टर लोग नहीं होते हैं, आपको हिंदूज में भी मिलेंगे, कुछ मुस्लिम्स में भी मिलेंगे। ये कट्टरपंथी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ठीक है। सब अच्छे हैं, किसी की भी ना गीता में, ना कुरान में, ना किसी के भी, ना सिख, ना जैन, ना बुद्ध, जिसके भी जो भी पूजनीय भगवान रहे हैं, ईश्वर अल्लाह या फिर जीसस क्राइस्ट, किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि आप दूसरों को गाली दो, ये नीचा दिखाओ, है ना। लेकिन ये जो आजकल के लोग हैं यही इस तरह की चीज़ें करते हैं और फैलाते हैं। तो थोड़ा सा औरंगज़ेब भी ना थोड़ा सा बायगॉट था, कट्टर था। तो वो क्या था कि अपने कामों में व्यस्त रहता था। जबकि अगर बात करी जाए अकबर की, तो अकबर ऐसा नहीं था, अकबर ने सारे धर्मों की इज्जत करी, लेकिन औरंगज़ेब थोड़ा सा कट्टर था। फिर वो क्या कर रहा था कि फालतू के जो वार्स लड़ता जा रहा था साउथ में, सेंट्रल में, जहाँ से उसको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा था। और वो जब तुम वार्स लड़ते ही जाओगे, लड़ाइयाँ करोगे, तो भाई आर्मी को खड़ा रखने में उनको खिलाना पिलाना पड़ता है ना, उसमें पैसा लगता है कि नहीं। तो इसके खजाना खाली हो रहा था, तो इनकी जो अथॉरिटी है सब कुछ वीकन हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा था, और अल्टीमेटली क्या हो गया, कोलैप्स ही हो गया। Rajputs, Maratha, Jats, Sikhs and other local elements showed their independence and thus sent into motion
फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब इस तरह का जो बीज है ना, ये औरंगजेब ने ही बो दिया था इन सब के मन में, मराठा, जाट, सिख। तभी हम ये देखते हैं जो हिस्ट्री भी है, मैं करवा रही हूँ इसी चैनल में, अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ के देखना, कि जब जैसे औरंगजेब 1707 में मरता है ना, तो वैसे ही ये मराठा, जाट, सिख, ये छोटे छोटे अपने अलग अलग किंगडम बसाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले ही औरंगजेब के लास्ट के टाइम से ना बहुत कुछ बिखरना स्टार्ट हो जाता है। मुगल्स उतने कैपेबली इसको संभाल नहीं पाते हैं, और फिर औरंगजेब एक बार मर गया तो उसके बाद के जितने भी सक्सेसर्स आए, सॉरी, वो इतने ज़्यादा कैपेबल रहे नहीं, तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आ गई। चलिए अब आगे देखेंगे ब्यूरोक्रेसी का क्या योगदान है, ठीक है। चलिए ब्यूरोक्रेसी का देख लेते हैं कि क्या क्या करती थी उस टाइम पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज अनस्टेबल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, वो अनस्टेबल था। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता था विम्स एंड फैंसीज ऑफ द किंग। अब ये विम्स एंड फैंसीज क्या होता है? विम्स मतलब पसंद एंड विम्स मतलब सनक, एंड फैंसीज मतलब पसंद। मतलब पसंद और सनक पर डिपेंड करता है राजा की। राजा को एकदम से सनक चढ़ गई मान लो किसी आदमी की, कोई उसके दिमाग में, दिल में बस गया, तो बस वो उसको ऊंचा ओहदा दे देगा, या फिर कोई पसंद आ गया तो उसको दे देगा। रिक्रूटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट, किन, हेरिडिटी एंड पर्सनल लॉयल्टी टू द किंग। ये तो आजकल भी होता है, कहीं ना कहीं होता है ना, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर होता है। और पहले तो और भी ज़्यादा होता था, क्योंकि पहले कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम्स तो होते नहीं थे। तो क्या होता था, राजा देखता था भैया, कास्ट देखता था। किन क्या होता है? जो उसके सगे संबंधी हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं उसको लेके आ जाएगा पोस्ट पे, चाचा भतीजा वाली बात। और हेरिडिटी वाली बात आ गई, जो उनके वंश हैं या उसके जो बच्चा है उनको बना देगा बड़ी बड़ी पोस्ट पे। और जो खास होगा, जो वफादार होंगे राजा के, उनको वो पोस्ट पे रखता था, बड़े बड़े ऑफिसर्स की। देखो, जैसे अकबर तो कास्ट नहीं देखता था, अकबर के में तो बहुत हिंदू थे, लेकिन अब जैसे औरंगज़ेब जैसे लोग थे जो, तो वो तो कास्ट देखते होंगे ना, तो उन्होंने तो नहीं रखा होगा हिंदुओं को। तो इस तरह से मैंने आपको ये इसलिए एग्जांपल दिया कि आप ये ना बोलें कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अकबर इंटॉलरेंट था, फिर यहाँ कास्ट क्यों है? क्योंकि सब अकबर जैसे नहीं थे ना, सब अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं, इसलिए। Administration was based on fear of force in the name of king. The officials struck terror in the hearts of the people. They wielded much awe and respect among the people. अब वहाँ क्या होता था ना, लोग डरते थे। ये जो ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों ने आम जनता के अंदर डर पैदा कर देते थे, और इसी वजह से जो आम जनता है इनकी रिस्पेक्ट करती थी। ऐसा आपकी बुक में लिखा है, बट मैं इस शब्द को रिस्पेक्ट नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगर कोई इंसान आपसे डर के आपके सामने झुक रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो आपसे आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। इट मीन्स वो डर की वजह से आज चुप है। जिस दिन वो डर जाएगा, वो उस दिन आपको मारेगा पकड़ के, है ना? तो ऐसी बात है। देखो, हमें सिर्फ यहाँ रटना नहीं है, हमें हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना, मज़ा तब आता है जब उसे कंपेयर करते रहें हम आज की टाइम से, और कुछ अपने व्यूज़ भी रखें। ये जो पीडीएफ है, ये इग्नू वाली पीडीएफ है, तो हमें अपने व्यूज़ भी लिखने हैं। हम जितना और अच्छे से लिखेंगे, हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो डोंट वरी, अपने व्यूज़ भी रखना, बट व्यूज़ सही होने चाहिए। ऑफिशियल्स आर primarily engaged to maintain law and order, safeguard the interest of king from internal uprising and revolts, defend and extend the boundaries of the empire and collect revenue and other taxes. तो जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनका मेन काम क्या था भैया? लॉ एंड ऑर्डर बना के रखो, और दंगे वंगे ना हो जाए। जो राज्य है ना, अंदर ही अंदर जो प्रजा है, कहीं ऐसा ना हो कोई खड़ा हो जाए, विरोध करने लगे, दंगे हो जाए अंदर ही अंदर, या कोई बाहरी हमला कर दे। इस चीज़ को सब ये देखते थे जो ऑफिशियल्स थे, और ये भी देखते थे साथ के साथ कि हम अपने एम्पायर को बड़ा करते जाएं। सब यही तो चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंस हमारे साम्राज्य के अंदर आ जाएं, विस्तार हो जाए,
ऐसा सोचते थे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोविंस होगा उतना ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू भी तो आएगा, और रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो खजाना भरेगा मालामाल मालामाल। ठीक है। एवरी ऑफिसर ऑफ द स्टेट हेल्ड अ मनसब। ये सुनिए आप, मनसब आपने सुना होगा ना, मनसबदारी सिस्टम। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये अकबर लेके आया था। मनसब क्या होता है, एक तरीके की रैंक को ही मनसब कहते हैं। मनसब शब्द आया है अरेबिक वर्ड से, ठीक है, और इस सिस्टम को मनसबदारी कहते हैं, जो कि अकबर ने लेके आया था। इसमें क्या होता है, अलग अलग रैंक दे दी जाती हैं, और लगभग 33 ग्रेड्स होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर 10 कमांडर से लेके 10,000 तक के होते हैं। मतलब जो सबसे छोटा मनसब होगा, मान लो जिस इंसान के पास सबसे लोअर कैटेगरी का मनसब है, उसके पास कम सोल्जर्स होंगे, 10 होंगे मान लो, और जिसके पास 10,000 होंगे उसका मनसब का ओहदा रैंक उतनी ही बड़ी होगी। तो कुछ इस हिसाब से होता था। अब ये मनसबदार क्या करते थे कि इनके पास अपनी एक आर्मी होती थी अच्छी खासी। उस आर्मी में एलिफेंट्स, हॉर्सेस, सब कुछ होता था, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो ये अपनी इस आर्मी को लेके आ जाते थे, और इसके बदले में इनको मिलता रहता था कुछ खाने पीने का, मतलब पैसे वैसे मिलते रहते थे राजा से। तो ऐसा होता था। और अगर आप चाहते हैं कि मनसबदारी को ही डिस्कस कर दिया जाए इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि अकबर लेके आया था इसे, तो अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगी आपके लिए, डोंट वरी। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। अब क्या होता था, ये जो मनसबदार थे ना, इनको 2 प्रकार से पैसा मिलता था। आपकी इस बुक में नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। एक मतलब जागीर तो दिया है, लेकिन एक चीज़ नहीं दी है। तो मनसबदार को 2 प्रकार से पैसे मिलते थे। अब वो कर रहे हैं स्टेट के, मतलब राजा के लिए काम, तो कुछ बदले में लेंगे ना, फ्री में तो कोई करता नहीं है। तो अगर उनको कैश दिया जाता था तो उसको हम नकदी कहते थे, है ना। जिन मनसबदार को कैश दिया जाता था उनको हम नकदी कहते थे। आज भी तो वर्ड यूज होता है नकदी। लेकिन जिनको हम ज़मीन दे देते थे, ज़मीन हमेशा के लिए नहीं, ज़मीन देने का मतलब ये है कि उस ज़मीन को हमने दे दिया, अब तुम उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उससे अपना गुजर बसर कर लो, उससे अपनी इनकम जनरेट कर लो। तो उस ज़मीन को हम, उस ज़मीन के टुकड़े को हम जागीर कहते थे, और जिनको जागीर मिल गई वो जागीरदार हो गए। आ गई बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे आर्मी का क्या रोल था, और फिर उसके बाद पुलिस का क्या रोल था। अब आर्मी की देख लो। द आर्मी मस्ट बी अंडरस्टूड लार्जली इन द टर्म्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम। तो अभी हमने बात की थी ना कि जो मनसब्स होते थे, मनसबदार, उनके अपने ट्रुप्स होते थे, और जब भी कोई बात होती थी तो वो लेके आ जाते थे, मनसब अपने अपने सोल्जर्स को लेके आ जाते थे। और 10 सोल्जर से लेके 10,000 सोल्जर्स तक होते थे ये, 33 ग्रेड्स होते थे। ये हम बात कर चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं मनसबदारी से एक लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी मिलती थी। इन एडिशन, इसी के साथ मनसबदारी के अलावा भी कुछ सप्लीमेंट्री ट्रूपर्स भी होते थे, और एक स्पेशल कैटेगरी भी होती थी जिनको हम जेंटलमैन ट्रूपर्स कह सकते थे, जो कि ज़्यादातर कैसे होते थे, घुड़सवार होते थे, जो राजा के काफ़ी विश्वसनीय होते थे, राजा का मतलब लॉयल होते थे राजा के। आर्मी के अंदर कैवलरी भी होती थी। अब एक कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। और इन्फेंट्री भी होती है। इन्फेंट्री क्या होता है, जो कि पैदल सेना होती है, ठीक है। जो पैदल सेना कैसे बनती थी, जो प्रजा के जो लोग होते थे, आम आदमी, टाउन्समैन से, और जो खेती करते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी तो सभी कूद पड़ते थे, और इनके साथ इनकी अपनी गन होती थी, आर्टिलरीज होती थी, तोपें वगैरह होती थी, ठीक है। द मुगल आर्मी वॉज अ मिक्सचर ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। मुगल आर्मी के अंदर क्या था, बहुत प्रकार प्रकार के डाइवर्स एलिमेंट थे। एज इट ग्रू इन नंबर इट बिकेम टू हेट्रोजीनियस टू बी मैनेजेबल। अब जैसे ही इनके नंबर्स, अब मिक्सचर था, डाइवर्स एलिमेंट है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं इनकी आर्मी में,
और जब अलग अलग प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं तो जब ये बढ़ेगी आर्मी में सोल्जर्स बढ़ेंगे तो मैनेज करना बहुत दिक्कत की चीज़ हो जाएगी। तो मैनेज करने में दिक्कत आ रही थी। The soldiers did not owe direct allegiance to the emperor but were more attached to their immediate recruiter or boss, such were busy with their bitter rivalries and jealousies। अब क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक राजा है, तो राजा क्या करता था, उसके नीचे कुछ और थोड़े छोटे बंदे होते थे, उन्होंने अपने अंदर सोल्जर्स कर रखे थे। तो जो सोल्जर्स थे उनको नियुक्त, उनका जो सिलेक्शन है वो राजा ने नहीं किया है डायरेक्ट। राजा और सोल्जर्स के बीच में एक बीच का आदमी है, तो सोल्जर्स ज़्यादा वफादारी किससे निभाएंगे, उस बीच वाले आदमी से, है ना। तो कई बार ये देखा गया है कि ये चीज़ खतरा बन जाता है, क्योंकि ये जो बीच वाले आदमी होते हैं ना, ये ज़्यादातर अंदर से ना जेलसी पाल के बैठे रहते हैं राजा के खिलाफ, और एंड टाइम पे क्या करते थे, ऐसा भी होता है ना, हमने बहुत इतिहास में ऐसी चीज़ें देखी हैं कि राजा लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, राजा ने बोला है कि तुम अपने सोल्जर्स लेके आ जाना, और ये बीच वाले आदमी क्या कर रहे हैं, लेके ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको तो जलन है ना, ये चाहते राजा मर जाए। तो ये मैंने आपको एक बात बताई ताकि मैं थोड़ा और समझा सकूं। मैं पूरा ऐसा नहीं है कि जो ये लिखा है हिंदी टू हिंदी, जहाँ ज़रूरत हो रही है मैं हिंदी टू हिंदी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जहाँ पर मुझे ऐड करने की ज़रूरत है वहाँ मैं कुछ चीज़ें अलग से भी ऐड करके बता रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना दिमाग खुले, मतलब सोचने की शक्ति आपकी बढ़ जाए इस व्यू में, उस तरीके से बता रही हूँ। Above all, the pomp and splendor of the army proved to be its undoing। देखो, नाम तो हो गया कि आर्मी बहुत बड़ी है राजा की, है ना, काफ़ी बड़ी है, लेकिन कई बार जब ये बड़ी आर्मी ना इसी प्रकार से बर्बाद भी कर देती है। देखो, आर्मी बड़ी होने से क्या फ़ायदा है जब वो जीत ना दिला सके, या फिर जहाँ पर लड़ाई की ज़रूरत है वहीं आर्मी आपकी नहीं आ पा रही है, तो क्या फ़ायदा, फिर तो आपकी बर्बादी है। आर्मी ऑन द मूव वॉज लाइक अ ह्यूज मूव सिटी। जब ये आर्मी चलती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ी सिटी एक साथ को चल रही है, विद ऑल इट्स पैराफेरनेलिया ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स, हैरम, बाजार्स, वर्कशॉप एक्सेट्रा। आपने देखा है ये जो राजा महाराजा के हाथी घोड़े होते थे, ये काफ़ी सजे सजे से होते थे, ऐसे नॉर्मल हाथी घोड़े नहीं होते थे, काफ़ी सजे सजे से होते थे। तो इनके जो साज सज्जा के सामान है ना, उसी को हम पैराफेरनेलिया कहते थे। Soon indiscipline set in and the inevitable deterioration was fully manifest at the time of जहांगीर। तो क्या होता है, जहांगीर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन आ जाता है आर्मी के अंदर, और बहुत सारी डेट्रियोशन हमें देखने को मिलती है। अभी क्या है ना, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये जहांगीर अकबर मतलब ज़्यादा घुस के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि फिर वो हिस्ट्री जैसा हो जाएगा। हमें बस कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलना है। हिस्ट्री की बात है नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें। तो आप एक पॉइंट लिख देना कि जहांगीर के टाइम पे ऐसा हुआ है, क्या, क्यों, कैसे, वो जब मैं हिस्ट्री वाला सेक्शन कराऊंगी तो वो इसमें इंक्लूड होगा। अभी हम ओनली एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहे हैं ना, या फिर जब इसी में आएगा वो पार्ट तो फिर मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। चलो अब लास्ट चीज़ को देख लो, पुलिस भी होती थी उस टाइम पे। जो रूरल एरियाज़ होते थे वहाँ पर क्या होता था, पुलिस का काम कौन करता था, विलेज का जो हेडमैन होता था, ठीक है, और उसके साथ उसके जो सबऑर्डिनेट वॉचमैन होते थे उनको भी रखता था वो। दिस सिस्टम कंटिन्यूड वेल इनटू द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक इस सिस्टम को हमने चलाया। उसके बाद इन द सिटीज़ टाउन्स पुलिस ड्यूटीज़ वर एंट्रस्टेड टू कोतवाल। फिर हमने क्या करा कि जो पुलिस वाली ड्यूटीज़ हैं वो किसको दे दी, कोतवाल को दे दी। अभी भी तो बोलते हैं कोतवाल ही। अमंग देयर मेनी ड्यूटीज़ कोतवाल्स had to arrest burglars, undertake watch and ward duties, regulate prices एंड चेक वेट एंड मेशर्स। तो ये चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी। और जो सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत, अगर आपने पढ़ा हो उसके बारे में, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसकी बहुत गजब गजब की मार्केट पॉलिसीज़ थी भाई। उसके मार्केट में कोई करप्शन नहीं कर पाता था, बहुत तरह तरह की वो पॉलिसीज़ लेके आया था। मतलब वेट एंड मेशर्स, बहुत लोग होते हैं ना कि तराजू के नीचे कुछ चिपका लेते हैं ताकि अगर आप चीनी तोलें तो फिर वो कम ही तुल के आए।
इन सब चीज़ों पे कड़ी नज़र रखते थे और ये चीज़ें फिर मुगल्स के टाइम तक चलती आई। और ये बर्गलर्स क्या होते हैं, जो ज़बरदस्ती घर में घुस आते हैं ना चोरी करने के इरादे से, उनको बोलते हैं हम लोग। दे हैड टू एम्प्लॉय एंड सुपरवाइज वर्क ऑफ स्पाइस एंड मेक एन इन्वेंटरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड और मिसिंग पर्सन। उस टाइम पे पता है जासूस भी रखा करते थे। ये लोग क्या करते थे, जासूस वाला काम भी करते थे और ये भी देखते थे कि कहीं पर कोई मिसिंग पर्सन तो नहीं है, वही किडनैपिंग टाइप्स का। However, the कोतवाल्स मैन जॉब वॉज टू प्रिजर्व पीस। और इन द लास्ट मेन चीज़ क्या थी कि शांति बना के रखना है, पब्लिक को सिक्योरिटी देना है। इन द डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस वर एंट्रस्टेड टू फौजदार। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो ये ड्यूटी किसकी थी, फौजदार की। विलेज में किसकी थी, हेडमैन और उसके सबऑर्डिनेट्स की। सिटी और टाउन में ये ड्यूटी दी गई थी कोतवाल को और डिस्ट्रिक्ट में ये ड्यूटी दी गई थी फौजदार को। अब देखो तुमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, आपको बताना है एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम। मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही है, थोड़ा सा ट्राई आप करो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाओ मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। और नहीं समझ में आता तो सेपरेट वीडियो आपके लिए, स्पेशली आप ही के लिए मैं मनसबदारी पे लेके आ जाऊंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन्यूमरेट द स्पेशल फीचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना कि पुलिस है, आर्मी है, ब्यूरोक्रेट्स एंड रोल ऑफ किंग है, ये सब कुछ लिख के आ जाओ पॉइंट के साथ, हेडिंग डाल डाल के। पहले तो एक इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद हेडिंग डालना जैसे इस बुक में दिया है, और फिर उसके अंदर लिख देना। ज़रूरत पड़े तो एक डायग्राम की शेप में भी बना देना कि यहाँ पर जैसे यहाँ कुछ लिख दिया बीच में और फिर उसमें से तीर 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 से निकाल के अलग अलग तरीके से लिख के ऐसे आ जाना। ये जो डायग्राम्स और ये फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो इससे भी बहुत इम्प्रेशन पड़ता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वीडियो हो गया है काफ़ी लेंदी, इसके लिए मैं लेके आऊँगी ये वाली वीडियो सेपरेट। इसके अंदर हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके अंदर थोड़ी टफ सी वर्डिंग्स आने वाली है, वाका नविस जैसी अजीब अजीब सी। यहाँ से आपका मेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं ना वो स्टार्ट होंगे। मतलब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स के नाम पता पड़ेंगे जो पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो देखो चैनल मेरा नया है, आपने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर अभी वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन अब से मैं रेगुलर इसमें वीडियो मेरी आया करेंगी। मार्च में ही मैंने ये स्टार्ट किया था चैनल और फिर रेगुलर मैंने वीडियोस डाली भी नहीं है, कुछ ही वीडियोस हैं वैसे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगी। और ये वीडियो मैंने स्पेशली इतनी जल्दी, मैंने कल किसी का कमेंट पढ़ा था साक्षी कामरा जी का और मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो थैंक यू साक्षी, ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहो और मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। पसंद आता है तो लाइक कर देना, कुछ नहीं जाएगा आपका, और सब्सक्राइब करना नए हो तो। मैं और भी सब्जेक्ट्स पे वीडियो लाती रहूँगी, जस्ट मेरे को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कल साक्षी कामरा का मैसेज आया कि मैम मतलब कि नाइस सेशन कंटिन्यू करो, तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, फिर मन करता है कि दोबारा बनाओ, तो इसलिए ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।